हैं और इस क्रिया के बारे में या इस रिएक्शन के बारे में थोड़ा बहुत पहले से हम आपको जानकारी इंफॉर्मेशन दे चुके हैं और इस रिएक्शन का नाम बच्चों था ईस्टरीकरण यानी ईस्टरीफिकेशन। तो अब नेक्स्ट हेडिंग नोट करेगा ईस्टरीकरण, ईस्टरीफिकेशन। एस्टरीकरण या ईस्टरीकरण जो भी लिखना चाहें आप, ईस्टरीफिकेशन, ठीक है। और इसके बारे में हमने आपको बताया था कि किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर आप लेकर उसमें अगर अल्कोहल मिलाएंगे तो उस रिएक्शन में हमेशा बच्चों ध्यान रखिएगा वाटर ही निकलेगा, H2O ही निकलेगा और हमेशा वहां पर एक ईस्टर बनते हुए आपको मिलेगा। ईस्टर बन रहा होता है, इसलिए उस रिएक्शन का नाम क्या पड़ जाता है, ईस्टरीफिकेशन। तो थ्योरी लिखते हैं पहले, देखिएगा। कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया, कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट्स विद, कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया अल्कोहल के साथ, रिएक्ट्स विद अल्कोहल, अल्कोहल के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में कराने पर, इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट H2SO4, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में कराने पर, इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट H2SO4 ईस्टर का निर्माण होता है, गिव्स एन ईस्टर, ईस्टर का निर्माण होता है। अतः इस क्रिया को ईस्टरीकरण कहते हैं। हेंस दिस रिएक्शन इज नोन एज ईस्टरीफिकेशन, अतः इस क्रिया को ईस्टरीकरण कहते हैं। हेंस दिस रिएक्शन इज नोन एज ईस्टरीफिकेशन। समझो, ये हमारे पास है इस तरीके से RCOOH यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया और ये हो गया हमारे पास बेटा ROH यानी कि अल्कोहल, जिसको हमने रिवर्स उल्टा करके लिखा हुआ है। इसमें दोनों R आप चाहे तो सेम ले लें या दोनों R को आप डिफरेंट भी कर सकते हैं, तो चाहे तो आप एक R को ले लीजिए R', ठीक है। ये रिएक्शन आप करेंगे कंसंट्रेट H2SO4 को लेकर। देखिए हमेशा इस बात का थोड़ा ध्यान रखिएगा, जिस भी रिएक्शन में कंसंट्रेट यानी कि सांद्र H2SO4 लिया जाएगा तो समझ लीजिए वहां पर उस रिएक्शन में वाटर निकलेगा ही। कंसंट्रेट H2SO4 जो है ये हमेशा डिहाइड्रेशन करने का काम करता है। मतलब जिस भी रिएक्शन नाम में आप इसको लोगे ये कंफर्म है कि ये वहां से वाटर को रिलीज करेगा। और जहां पर हम H2SO4 से क्या कर रहे होते हैं रिएक्शन, तो वहां पे डाइल्यूट H2SO4 लेते हैं, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे कंसंट्रेट H2SO4 लिया हुआ है तो ये कंफर्म हो गया कि ये वाटर को बाहर करेगा, ठीक है। अब एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट है, वाटर को बाहर करने के लिए, H2O को बाहर करने के लिए ये मतलब नहीं रहेगा कि कहीं से हम कुछ भी ले लें। जैसे कि हमको यहाँ पे दिख रहा है साफ साफ कि ये OH है और ये H है, H2O निकल सकता है, या ये बोले कि यहाँ पर OH है, ये H है तो H2O निकल सकता है। ऐसा नहीं करना है आपको। आप इस समय पढ़ रहे हो अल्कोहल के H एटम की रिएक्शन। अगर आप अल्कोहल के H एटम की रिएक्शन पढ़ रहे हो तो आपको अल्कोहल का H ही यूज करना है और एसिड का बेटा आपको OH यूज करना। तो हमेशा ध्यान रखिएगा ईस्टर के बनने में ये बात कंफर्म है कि वाटर निकलता है, लेकिन वाटर के लिए हमेशा ध्यान रखना अल्कोहल का H यूज करना है और एसिड का OH यूज करना है। तो अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, वाटर यानी H2O को बाहर कर लेंगे और बाकी जो बचेगा उसको जरा कंबाइन करते हैं। तो देखिए बेटा क्या देगा आपको, ये RCOOR' देगा और RCOOR' को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ईस्टर। और ईस्टर बन रहा है इसलिए इस रिएक्शन का नाम हमको क्या मिलता है, ईस्टरीफिकेशन, ठीक है। अब इसी रिएक्शन में कुछ और इसमें चेंजमेंट अगर किया जाए, जैसे हम R को ले लेते हैं CH3, आगे वही सब लिखा जा रहा है COH और प्लस में ये हो गया आपका HO यानी कि अल्कोहल लेना है और R' में हमने बेटा लगा दिया है C2H5। अगर आप चाहो तो यहाँ पर CH3 भी ले सकते हो।
यानी सेम दोनों R भी ले सकते हैं और डिफरेंट भी। तो ये फिर से वही लिया जा रहा है कंसंट्रेट H2SO4 को, और जैसा कि बताया गया यहाँ पर भी H2O को बाहर करना होगा और उसके लिए वही सब आपको लेना जो आपको इससे पहले सब बताया गया। तो ये बेटा H2O अलग हो जाएगा और बाकी जो कुछ बचा हुआ उसको यहाँ पे कंबाइन करो तो ये आपको देगा CH3COO और आगे आ जाएगा क्या C2H5 और इस कंपाउंड का बेटा नाम रहेगा एथिल एसीटेट। ठीक है, ये पहले से भी हम बता चुके हैं और इसका आईयूपीएसी नेम भी हमने बताया था। कैसे बताया था तरीका उसका, राइट हैंड साइड में जो भी आपके पास ग्रुप आ रहा है उसमें हम लोग वहां पर यूज करेंगे एथिल का, यानी एथिल ग्रुप यूज करेंगे। तो ये बेटा रहेगा आपका एथिल और 2 कार्बन के लिए हम लोग फिर से एथ का ही यूज करेंगे तो इसका नाम बन जाएगा एथिल या इथाइल एथेनोएट। जल्दी से नोट करिए। ठीक है बेटा, तो ये हो गया हमारा उसी H एटम को लेकर सेकेंड पार्ट जिसमें आपने रिएक्शन को पढ़ा है एज एस्टरिफिकेशन। चलिए बेटा आगे बढ़ेंगे। अगला जो बेटा रिएक्शन आने वाला है ये सी पार्ट में रहेगा और ये एक ऐसी कॉमन रिएक्शन है जो आपको हर उस कंपाउंड में पढ़ने को मिलेगी जहां पर एसिडिक H आ रहा होगा। जहां पर भी अम्लीय H आ रहा होगा वहां पर ये रिएक्शन कन्फर्मली होनी ही है। और उस रिएक्शन का नाम क्या है बेटा, इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं एसाइलेशन या इसका बेटा एक और नाम होगा एसिटाइलेशन। एसाइलेशन या एसिटाइलेशन। ठीक है, अब बहुत ध्यान से समझिए जरा। यहां पर एसाइलेशन या एसिटाइलेशन दोनों को लेकर हमारे पास 2 टाइप के कंपाउंड रहेंगे। एक बेटा रहेगा हमारे पास RCOCl जिसको आप बोल सकते हैं एसिड क्लोराइड, इसका नाम दिया जाता है या हिंदी में बोलते हैं अम्ल क्लोराइड। ठीक है, और दूसरा बेटा रहेगा RCO का होल ट्वाइस O, इसको हम लोग बोलते हैं अम्ल एनहाइड्राइड यानी एसिड एनहाइड्राइड। पहला है RCOCl एंड सेकेंड वन इज RCO होल ट्वाइस O। फर्स्ट विल बी यानी पहला जो रहे वो रहेगा एसिड क्लोराइड और दूसरा बेटा रहेगा एसिड एनहाइड्राइड। ठीक है, इन दोनों में अगर आप ध्यान से देखो तो दोनों में आपको एक ग्रुप बहुत कॉमन सा दिख रहा होगा दोनों में ही, और वो बेटा सामने आपको ये दिख रहा होगा RCO का। ठीक है, ये जो RCO ग्रुप आप यहां पर देख रहे हो ध्यान रखिएगा, दिस ग्रुप इज नोन एज, इस ग्रुप को हम लोग बेटा बोलते हैं एसाइल ग्रुप। और एसाइल की वजह से ही इस रिएक्शन का नाम क्या पड़ गया है, एसाइलेशन या एसिलीकरण बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, एसिलीकरण। और या दूसरा नाम बेटा रहेगा इसका जो दूसरे रिएक्शन में लिखा हुआ हेडिंग में वो बोल सकते हो एस्टिलीकरण, एसिलीकरण या एस्टिलीकरण। और इसमें अब क्या किया जाए कि ये जो 2 R दिखाई दे रहे होंगे आपको, दोनों में जो R दिख रहे होंगे उसको अगर हम लोग CH3 लगाकर या CH3 से अगर रिप्लेस करते हैं, CH3 लगाकर अगर लिखते हैं तो उसका फॉर्मूला बन जाएगा CH3COCl और यहाँ पे रखोगे CH3 तो बन जाएगा CH3CO का होल ट्वाइस O। ठीक है, और उसका बेटा नाम होता है एसिटिल क्लोराइड अगर आप ये वाला देख रहे हैं तो, और दूसरे वाले कंपाउंड का नाम होता है एसिटिक एनहाइड्राइड। मतलब ये अगर आप ये लेते हैं CH3COCl तो दिस इज कॉल्ड, या इसको बोलेंगे एसिटिल क्लोराइड,
और या अगर आप ये लेते हैं CH3CO का होल ट्वाइस O, इसको बेटा बोला जाता है एसिटिक एनहाइड्राइड। पहला वाला एसिटिल क्लोराइड एंड सेकंड वन इज एसिटिल क्लोराइड, एसिटिक एनहाइड्राइड। और इनमें भी अगर आप ध्यान दो तो इसमें भी आपको एक कॉमन ग्रुप दिख रहा होगा जो कि CH3CO के तरीके से आपके सामने आ रहा है, और इस CH3CO ग्रुप को हम लोग बेटा बोलते हैं एसिटाइल या एसिटिल ग्रुप, और इस वजह से इसका एक और नाम पड़ गया एस्टिलीकरण, एसिटाइलेशन या एस्टिलीकरण। अब इसकी कहानी क्या है, देखिए बेटा इसमें काम ये करना है कि पहली बात तो आप चाहे इस वाले कंपाउंड को ले लें चाहे नीचे वाले कंपाउंड को ले लें, दोनों में खास बात यह है कि दोनों सेम टाइप का प्रोडक्ट बनाकर देंगे। जो प्रोडक्ट, जो उत्पाद आपको पहला वाला कंपाउंड दे रहा होगा, वही प्रोडक्ट, वही उत्पाद आपको दूसरे वाले कंपाउंड से मिलेगा। डिफरेंस जो है, अंतर जो है, वो इनके निकलने वाले कंपाउंड्स में, इनके निकलने वाले यौगिकों में है। ठीक है, जो पहला वाला कंपाउंड है, इसकी जहां पर भी जब भी आप रिएक्शन पढ़ोगे, ये अपनी हर रिएक्शन में HCl को ही बाहर करता है, और दूसरा वाला जो कंपाउंड है ये अपनी रिएक्शन में एसिटिक एसिड या बोले कार्बोक्सिलिक एसिड को बाहर करेगा। बाकी दोनों का जो बनने वाला मेन प्रोडक्ट होगा वो सेम रहेगा। ठीक है, निकलने वाले जो कंपाउंड्स यानी जो इसके बाई प्रोडक्ट्स होंगे, मेन प्रोडक्ट सेम होंगे, लेकिन जो बाई प्रोडक्ट्स यानी जो चीजें निकल रही होंगी वो आपको दोनों में डिफरेंस देंगी। ठीक है, तो इसकी थ्योरी को नोट कर लेते हैं, बाकी ये भी अलग से लिख लीजिएगा, पहले थ्योरी नोट कर लीजिए। लिखिएगा, एल्कोहल की क्रिया, एल्कोहल रिएक्ट्स विद, एल्कोहल की क्रिया अम्ल क्लोराइड, अम्ल क्लोराइड या अम्ल एनहाइड्राइड के साथ कराने पर, एल्कोहल रिएक्ट्स विद एसिड क्लोराइड और एसिड एनहाइड्राइड, अम्ल क्लोराइड या अम्ल एनहाइड्राइड के साथ कराने पर ईस्टर का निर्माण होता है। एल्कोहल रिएक्ट्स विद एसिड क्लोराइड और एसिड एनहाइड्राइड गिव्स ईस्टर, ईस्टर का निर्माण होता है। ठीक है, चलो देखो, अब आपके ऊपर है कि आप अपनी रिएक्शन को किसके साथ करना चाहते हैं, इन दो कंपाउंड को लेकर कि इन दो कंपाउंड को लेकर। सबका एक जैसा प्रोसीजर है, उसमें कोई सोचना समझने वाली बात नहीं। चलिए हम यही ले रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमने ये थ्योरी में भी लिखवाया है। तो ये बेटा लिखा हुआ है आपके सामने RCOCl, जिसको आप बोल सकते हैं एसिड क्लोराइड या अम्ल क्लोराइड। ठीक है, और दूसरा जो कंपाउंड बेटा आपके सामने है वो अल्कोहल का है, जो कि कॉमन कंपाउंड, जो मेन कंपाउंड हमारा चल रहा है वो। और जैसा कि आपको हमने बताया कि इसमें हम लोग दोनों वार को सेम रख लें या अलग अलग, वो आपके ऊपर है, तो आप चाहें तो एक R डैश ले सकते हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही बताया हमने कि RCOCl ले लें चाहे ये ले लें, इसकी हर रिएक्शन में कॉमन पार्ट ये है कि आपको हर जगह HCl को ही बाहर करना होगा। चलिए इसको बाहर कर लेते हैं, और HCl को बाहर करने के बाद आप देख पाएंगे कि आपने जैसा ईस्टर थोड़ी देर पहले ईस्टरिफिकेशन बनाया था, बिल्कुल वैसा ही कंपाउंड बनते हुए आपको मिल रहा है। इसलिए इस कंपाउंड को हम लोग क्या बोल सकते हैं, ईस्टर। अब इसके बाद दूसरा जो कंपाउंड हमारे सामने है वो बेटा हम ऐसे लिख रहे हैं। तो ये ले लिया हमने RCO, जैसा कि आप अपने फॉर्मूले में देख रहे होंगे, RCO का होल ट्वाइस, यानी ये 2 बार आ रहा है, लेकिन एक एक्स्ट्रा O भी है, तो बीच में बेटा O लगा दो, और उसके बाद इसी RCO को एक और बार हमने यहाँ पर ले लिया है। और जैसा कि बताया गया, अगला मेन कंपाउंड हमारे पास अल्कोहल का है, वो हमने ले लिया। और इस दूसरे कंपाउंड के हर रिएक्शन में कार्बोक्सिलिक एसिड ही बाहर होगा। वो अलग चीज है कि अगर आप ये लेंगे तो ये एसिटिक एसिड बाहर करेगा, लेकिन उसको भी आप मेनली कार्बोक्सिलिक एसिड ही बोलेंगे। ठीक है, तो जनरल एक कार्बोक्सिलिक एसिड आपको इस तरीके से अलग होते हुए दिखेगा, और वो कैसे आप दे सकते हैं, ये हो जाएगा बेटा RCOOH। तो इसको यहां से हम लोग अलग कर लेते हैं, जिसको आप सिंपल बोल सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, और बस बाकी जो बचा हुआ वो आपका मेन प्रोडक्ट है, और वो वही है जो पहले वाले रिएक्शन में बन रहा है। देखो चेक कर सकते हो, RCOOR डैश। तो ये बेटा बन जाएगा ईस्टर। जल्दी से इसको नोट करिए।
कंसंट्रेट H2O4 जो बेटा लेना है वो तब लेते हैं जब आप कहीं पर किसी रिएक्शन में वाटर को बाहर कर रहे हो। यहाँ पे किसी टाइप का वाटर या किसी टाइप का डिहाइड्रेशन तो हो नहीं रहा है जिसकी वजह से या जिसके लिए हमको उसका यूज करना पड़े। अगर वाटर बाहर करना है किसी रिएक्शन में तो ही कंसंट्रेट H2O4 यूज किया जाता है। नोट कर लिया सब बच्चों ने? चलिए, तो मेन हेडिंग अभी बेटा वही चल रही है, एच एटम को लेकर होने वाली जो रिएक्शंस हैं, एच परमाणु की जो क्रियाएं हैं वही अभी आगे बढ़ रही हैं और उसी में अब आगे बढ़ते हैं और उसी का डी पॉइंट आगे देखते हैं और उसमें नोट करना है आपको ग्रिगनार्ड अभिकर्मक से क्रिया, रिएक्शन विद ग्रिगनार्ड रिएजेंट। ग्रिगनार्ड अभिकर्मक से क्रिया, रिएक्शन विद ग्रिगनार्ड रिएजेंट। ग्रिगनार्ड अभिकर्मक से क्रिया। अब ग्रिगनार्ड अभिकर्मक ये शायद हम लोगों ने पहली या दूसरी क्लास लेक्चर में पढ़ा था एल्कोहल के, और हमने कहा भी है आपको, बार बार ये बात बताई भी है कि अगर आप चीजों को समझने की कोशिश करेंगे तो ज्यादा आपके लिए बेटर रहेगा बजाय उनको याद करने के। ठीक है, शायद आपको इसके बारे में जो बातें थी शायद दिमाग में आ गई होंगी। ग्रिगनार्ड अभिकर्मक तो हमने ध्यान होगा पहले तो ये बताया था RMGX को ही हम लोग क्या बोलते थे, ग्रिगनार्ड रिएजेंट। और हमने बताया भी था कि इसमें दो पार्ट होते हैं, R हमारा ऑर्गेनिक पार्ट होता है यानी कार्बनिक भाग होता है और Mg हमारा मेटेलिक पार्ट होता है यानी धात्विक भाग होता है। और अगर Mg मेटेलिक पार्ट है तो आपने पढ़ा है कि जितने भी मेटल होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं और जो भी हमारा ऑर्गेनिक पार्ट होगा यानी जो हमारा कार्बनिक भाग होगा वो नेगेटिव होगा। फिर आपको ध्यान होगा हमने इसमें दो बातें कही थी और कहा था कि इन दो पॉइंट के अलावा कोई तीसरा पॉइंट RMGX का है ही नहीं, और वो पॉइंट ये था कि RMGX में जो बेटा R आपके सामने आ रहा है ये या तो एज अ न्यूक्लियोफाइल यानी या तो ये नाभिक स्नेही के तरीके से, अभिकर्मक के तरीके से, और या तो ये एज अ बेस यानी क्षार के तरीके से बिहेव करेगा। या तो नाभिक स्नेही का न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा और या तो बेस यानी क्षार का काम करेगा। फिर सवाल ये उठता कि कब ये बेस का काम करेगा, कब ये क्षार का काम करेगा और कब ये न्यूक्लियोफाइल का यानी नाभिक स्नेही का काम करेगा। तो कहा था कि जहां पर भी इसको अम्लीय H दिख गया, एसिडिक H दिख गया, वहां पर ये हमेशा एज अ बेस काम करेगा। और एसिडिक H क्या बताया था, सल्फर यानी सल्फर S के साथ, O के साथ या N के साथ जुड़ा हुआ जो H होता है वो एसिडिक H होता है। और जैसा कि आपको मालूम है कि अल्कोहल में O के साथ H लगा हुआ है वो एसिडिक H होगा। इसका मतलब ये हो गया कि आपको यहाँ पर R का जो बिहेवियर मिलेगा, R का जो व्यवहार मिलेगा वो एज अ बेस मिलेगा। और ये भी ध्यान रखना कि जहां पर भी R एक बेस का, एक क्षार का काम कर रहा होगा वहां पर ये हमेशा एक हाइड्रोकार्बन ही बनाता है। ठीक है, खासकर एल्कीन को। ठीक है, थ्योरी लिख लेते हैं। एल्कोहल की क्रिया, एल्कोहल रिएक्ट्स विद, एल्कोहल की क्रिया के साथ एल्कोहल की क्रिया ग्रिगनार्ड अभिकर्मक के साथ कराने पर, एल्कोहल रिएक्ट्स विद ग्रिगनार्ड रिएजेंट कराने पर एल्केन का निर्माण होता है, टू फॉर्म एन एल्केन। एल्केन का निर्माण होता है, टू फॉर्म एन एल्केन। ठीक है बेटा, समझो जरा। तो ये हो जाएगा हमारे पास ROH यानी कि अल्कोहल, और साथ में ये हमने ले लिया है इस तरीके से R-MgX। ठीक है, और अभी हमने आपको बताया कि अगर एसिडिक H मिल गया तो ये हमेशा बेस का काम करता है, और बेस यानी क्षार क्या होते हैं, बेस वो होते हैं जो H को यानी प्रोटॉन को ग्रहण करते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो यहां से बेटा जो R' है वो H को जब लेगा तो
तो ये R डैश H का फॉर्मेशन करेगा, R डैश H का निर्माण करेगा और इसी R डैश H को आप सिंपल एल्केन बोल सकते हैं। और बाकी जो कुछ बचेगा उसको कंबाइन कर लीजिए तो यहां पर आपको मिल जाएगा Mg, उसके बाद ब्रैकेट में आपको मिल सकता है आप यहां पर OR और ब्रैकेट के बाहर क्या रखा हुआ X। और हमने एक बात पहले से बताई हुई है, Mg के इस टाइप के जितने भी कंपाउंड होते हैं उनको हम लोग बोलते थे योगात्मक यौगिक यानी एडिशनल कंपाउंड, इनके कोई नाम नहीं लिखे जाते हैं, ठीक है। अब कहने मतलब यहां पर ये हो गया कि बेसिकली इस रिएक्शन में हमारा मेन कंपाउंड क्या है, वो एक एल्केन है। बस यही चीज आपको बस समझनी है, यही चीज आपको बस दिमाग में रखनी है कि मेन कंपाउंड क्या बन रहा है, क्या निकल रहा है क्या नहीं, हमको उससे कोई मतलब ही नहीं है। खासकर ऑर्गेनिक में क्या बन रहा है उस पर थोड़ा फोकस करिए। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है बेटा, ये जो एल्केन यहां बनेगी उसमें कितने कार्बन होंगे, कितने कार्बन की एल्केन बन रही होगी, ये कंफर्म कौन करेगा, ये तय कौन करेगा, ये तय करेगा बेटा आपका RMgX, ठीक है। बाकी आप अल्कोहल का कोई भी कैसा भी अल्कोहल आप ले लो उससे तो कोई मतलब ही नहीं है। आप चाहे जैसा अल्कोहल लो, हमको तो उस अल्कोहल का केवल H ही लेना है, क्लियर है। अल्कोहल का अगर केवल H ही आपको लेना है तो RMgX का जो R होगा वही कंफर्म कर पाएगा, वही तय कर पाएगा कि एल्केन कितने कार्बन की बनेगी। वो अलग बात है कि अगर हमसे ये पूछा जा रहा है कि हाँ जो रिएक्शन होगी वो किसमें फास्ट होगी किसमें स्लो होगी, तो हम बता सकते हैं कि भैया हाँ अगर मेथिल अल्कोहल लोगे तो रिएक्शन फास्ट होगी, अगर एथिल अल्कोहल लोगे तो रिएक्शन स्लो रहेगी। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने कल तक पढ़ लिया था कि मेथिल अल्कोहल में जो प्लस आई इफेक्ट होगा वो कम होगा, जिसकी वजह से उसका अम्लीय गुण, उसकी एसिडिक प्रॉपर्टी ज्यादा होगी और H जल्दी निकल सकता है। वही कहानी एथिल अल्कोहल को लेकर आप बता सकते हो। क्लियर हो रही बात? चलिए इसकी रिएक्शन को और कंप्लीट कर लेते हैं। चलिए हम यहाँ पर मेथिल अल्कोहल ले लेते हैं, कुछ भी ले लो कोई मतलब नहीं है। ये अब थोड़ा ध्यान देना होगा कि R डैश कैसा है। तो R डैश में बेटा हमने C2H5 को रखा हुआ है, बाकी Mg के साथ आप X में Br ले लो, Cl ले लो, I ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल हमको यहाँ पर एसिडिक H को लेकर एक एल्केन बाहर करनी है और उस एल्केन में अगर हम देखें तो कॉम्बिनेशन पर हमको यहाँ पर C2H6 बनते हुए दिखाई दे रहा होगा और 2 कार्बन की एल्केन का नाम इथेन हो जाएगा। बाकी जो भी सामने आ रहा है जैसा ऊपर लिखा हुआ है वैसा ही नीचे हम लोग कंबाइन करके लिख देंगे। ठीक है बेटा, जल्दी से नोट करिए। हो गया सबका नोट? चलो तो बेटा इस तरीके से ये हमारे केमिकल प्रॉपर्टीज का ये पहला पार्ट कंप्लीट हुआ है। और उस पहले पार्ट में हम लोगों ने वो रिएक्शन पढ़ी जिसमें अल्कोहल का जो H था वो बाहर निकल रहा था, यानी H एटम को लेकर होने वाली जो रिएक्शन थी वो हमारे सामने आई। ठीक है, अब जैसा कि हमने कल बता दिया था कि अल्कोहल के केमिकल प्रॉपर्टीज को हम लोगों ने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। एक H एटम को लेकर होने वाली रिएक्शन जो कंप्लीट हो गई, एक फिर OH ग्रुप को लेकर होने वाली रिएक्शन है जो अब आगे आने वाली है। तो अब नेक्स्ट स्टडी में नोट करना है आपको, और ऐसे लिखिएगा OH समूह की अभिक्रियाएं, सिंगल बॉन्ड OH लगा दीजिएगा।
रिएक्शन ड्यू टू OH ग्रुप, OH समूह की अभिक्रियाएं, रिएक्शन ड्यू टू OH ग्रुप, OH समूह की अभिक्रियाएं। ठीक है, चलिए इसका फर्स्ट पॉइंट लिखते हैं और ए पॉइंट की हेडिंग में नोट करना है, लिखिएगा हैलोजन अम्ल से क्रिया, रिएक्शन विद हैलोजन एसिड, हैलोजन अम्ल से क्रिया, रिएक्शन विद हैलोजन एसिड। हाँ लिखेंगे अल्कोहल की क्रिया, अल्कोहल की क्रिया हैलोजन अम्ल के साथ, अल्कोहल रिएक्ट्स विद हैलोजन एसिड, अल्कोहल की क्रिया हैलोजन अम्ल के साथ निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में कराने पर, अल्कोहल रिएक्ट्स विद हैलोजन एसिड इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2, एनहाइड्रस ZnCl2, निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में कराने पर हेलो एल्केन, हेलो एल्केन ब्रैकेट में लिखिएगा एल्किल हैलाइड, हेलो एल्केन ब्रैकेट में एल्किल हैलाइड का निर्माण होता है, टू फॉर्म हेलो एल्केन ब्रैकेट में लिखिएगा एल्किल हैलाइड का निर्माण होता है। ठीक है, समझो भाई। तो ये अब की बार बेटा यहां पर हो जाएगा R सिंगल बॉन्ड OH और साथ में यहां पर क्या लेना है हेलोजन एसिड, जिसका मतलब होता है HX। ठीक है, हेलोजन एसिड में HX। तो यहां पर हेलोजन एसिड में आपको क्या ले लेना होगा HX। और ये पूरा काम जो हम यहाँ पे बेटा करने वाले हैं ये सब होने वाला है एनहाइड्रस यानी कि निर्जल ZnCl2 को लेकर। एनहाइड्रस जिसको हम लोग इंग्लिश में या हिंदी में बोलते हैं निर्जल ZnCl2। ठीक है, तो वो आप यहाँ पर ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा क्या हो रहा है, यहाँ पर ये जो ZnCl2 सामने आपको दिखाई दे रहा होगा, ये ध्यान रखिएगा ये एक टाइप का निर्जलीकारक होता है, ये एक टाइप का डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। और अगर ये एक टाइप का डिहाइड्रेटिंग एजेंट है यानी एक टाइप का निर्जलीकारक है तो इसका बेटा काम होगा कि ये अपनी रिएक्शन में वाटर को ही बाहर करेगा। ठीक है, और जैसा कि इस समय मेन हेडिंग में हम लोग ने लिखा भी हुआ है कि हम लोग अल्कोहल का OH निकालने वाले हैं, तो यहाँ से OH को लेकर और यहाँ से बेटा H को लेकर सिंपल आपको यहाँ पर H2O को बाहर कर लेना होगा। तो ये H2O बाहर हो जाएगा और बाकी जो कुछ बचेगा वो हमारे पास RX के तरीके से आएगा और RX का जो IUPAC नाम बनता है वो बनता है हेलो एल्केन और सिंपल नाम में आप इसको एल्किल हैलाइड भी बोल सकते हैं। ठीक है, और देखिए जरा यहाँ पर एक और रिएक्शन में जैसे मान लीजिए हमने R में ले लिया है C2H5OH और प्लस में आगे हमने यहाँ पर लिया हुआ है HCl, जैसे ले लिया आप HCl ले लो, HBr ले लो, HI ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे वही सब ले रहे हैं एनहाइड्रस और उसके बाद वही लिया हुआ है ZnCl2 को। तो यहाँ से अब की बार इतने पार्ट को आप अलग कर लोगे और जब इतना पार्ट आपका अलग हो जाएगा तो यहाँ से फिर से H2O को निकालने के बाद आपको मिल जाएगा C2H5 और आगे आपके पास Cl आ जाएगा और इसको हम लोग बोलेंगे क्लोरोईथेन या सिंपल भाषा में बोल सकते हैं एथिल क्लोराइड। क्लियर है, नोट करिए जल्दी से।
एक जैसे पूछा है इन्होंने RMGX में जो X होता है उसके ऊपर कौन सा चार्ज होगा। तो बेटा ये ध्यान रखो, हमने केवल ऑर्गेनिक और मेटेलिक पार्ट को वहां पे अलग किया था, ठीक है। अगर आप पूरे पार्ट को यानी तीनों को आप अलग करना चाहें तो आप उसको ऐसे लिख सकते हैं। यानी अभी आप देख भी रहे हो बार बार कि हम लोग उसके ऊपर जो चार्ज लगा रहे हैं वो डेल्टा की तरीके से था, यानी जो चार्ज लग रहा है वो पार्शियल चार्ज है, वो आंशिक आवेश। अगर आपको उसको अलग करना है तो पूरा ऐसे अलग हो जाएगा, R नेगेटिव प्लस Mg डबल पॉजिटिव प्लस X नेगेटिव, यानी अगर पूरा आपको आयनाइज करना है तो। बाकी अगर हम ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड को लेके करें तो हम लोग जो अपना पार्ट ऑर्गेनिक का लेते हैं वो नेगेटिव रखते हैं और बाकी जो मेटेलिक पार्ट लेते हैं वो पॉजिटिव रखते हैं। उस पॉजिटिव पार्ट में हम केवल मेटल की बात कर रहे हैं, बाकी जो X होगा वो तो हमेशा नेगेटिव होगा ही होगा। तो एरो के ऊपर लिखा हुआ है एनहाइड्रस, शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है ANH, उसके बाद डॉट लगा लीजिएगा, हिंदी में बोलेंगे निर्जल। ठीक है, नोट हो गया होगा सबका। चलिए अब बेटा फिर से एक क्वेश्चन हमारे सामने आ गया और फिर से वही या उसी टाइप का क्वेश्चन है कि अगर आपके सामने फिर से वही 3 अल्कोहल दे दिए जाएं, RCH2OH यानी कि 1 डिग्री अल्कोहल, RRCHOH यानी कि 2 डिग्री अल्कोहल और R3COH यानी कि 3 डिग्री अल्कोहल। तो अब बेटा बताना है कि आपके पास इन तीनों अल्कोहल को लेकर इस रिएक्शन का जो रिएक्टिविटी ऑर्डर मिलेगा वो क्या मिलेगा और क्यों मिलेगा। जल्दी से अपना आंसर चैट में कमेंट करिए। घटता हुआ क्रम बताना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है कि अगर ये 3 अल्कोहल फिर से दे दिए जाएं 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री, तो अब इनके लिए रिएक्टिविटी ऑर्डर आपको क्या मिलेगा और जो भी आपके पास ऑर्डर आ रहा है उसका रीजन भी देना। रीजन क्या होगा, रीजन के साथ अपना आंसर दीजिए। अब देखिए बेटा, यहाँ पर वही हमने कहा था ना कि आपने जो कॉन्सेप्ट सोचा है उसके बारे में अगर आप एक ही बात को दिमाग में रखोगे ना तो फिर उससे गलतियां निकल सकती हैं। अब जैसे हमने जैसे बोला एक्सप्लेन करने के लिए, तो उसका एक्सप्लेनेशन जल्दी नहीं आ पा रहा दिमाग में। हालांकि आयुष का आंसर सही है, ठीक है, 3D कार्बोनियम आयन की स्टेबिलिटी से आंसर आएगा। देखिए भाई, अब है क्या कि आप क्या कर रहे हो, आप OH निकाल रहे हो ना। जब आप OH निकालोगे हर एक अल्कोहल से, तो हम अगर OH को अगर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल मानते हैं तो हर एक कार्बनिक के ऊपर चार्ज कैसा आएगा बेटा, पॉजिटिव ही तो आएगा। ठीक है, आपका हर कार्बन पे चार्ज कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो अब ये ध्यान रखिएगा, अब यहाँ पर जो और ये सब लोगों ने पढ़ रखा है कि C पे अगर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो उस पॉजिटिव कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, उस पॉजिटिव कार्बन को हम लोग बोलते हैं कार्बोनियम आयन। तो यहां पर बेटा ध्यान रखना है कि कार्बोनियम आयन कितना स्टेबल है। कार्बोनियम आयन की जो स्टेबिलिटी आपको यहां पर मिलेगी वही ये कंफर्म करेगी, वही ये तय करेगी कि कौन सा आपका अल्कोहल ज्यादा रिएक्टिव है। और जैसा कि हमको मालूम है कि 3 डिग्री वाला जो कार्बोनियम, 3 डिग्री क्यों, क्योंकि इस प्लस वाले कार्बन के साथ 3 कार्बन जुड़े हुए हैं, तो ये सबसे स्टेबल कार्बोनियम आयन है।
और ये उससे कम होगा, ये सबसे कम होगा। तो अगर किसी रिएक्शन में H निकल रहा है, जो उससे पहले हम लोगों ने पढ़ा, वहां पर किससे आंसर देना था? वहां पर आपको सोचना है कि कौन सा अल्कोहल ज्यादा एसिडिक है, कौन सा अल्कोहल ज्यादा अम्लीय है। और अगर किसी रिएक्शन में, अगर किसी अल्कोहल में OH बाहर निकल रहा है, तो उस रिएक्शन में बेटा आपको ये सोचना होगा कि कौन सा अल्कोहल कितना स्टेबल कार्बोनियम आयन बना रहा होगा। जो अल्कोहल जितना स्टेबल कार्बोनियम आयन बना रहा होगा, ध्यान रखेंगे, वो अल्कोहल उतना ज्यादा आपको रिएक्टिविटी देगा। जिस रिएक्शन में OH निकलता है, उन रिएक्शन की बात हो रही है, ठीक है। और ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि कार्बोनियम आयन की स्टेबिलिटी को लेकर दो मेन मुख्य कारक होते हैं, मतलब दो मेन फैक्टर होते हैं। एक आपका रेजोनेंस यानी कि अनुनाद होता है, और दूसरा बेटा रहता है प्लस आई इफेक्ट, ठीक है। चलिए, अब अगर जैसे मान लीजिए हम अगर इसकी बात करें, CH2 डबल बॉन्ड CHOH एक अल्कोहल बेटा ये है, और CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2OH एक अल्कोहल यहां पर ये है, ठीक है। जो पहला वाला अल्कोहल है, इसको बेटा ध्यान रखिएगा, ये कहीं पे आपको मिल सकता है, इसको हम लोग बोलते हैं विनाइल अल्कोहल। ये वाला जो इतना ग्रुप सामने आपको दिखाई दे रहा है, ये हमेशा ध्यान रखना, दिस इज कॉल्ड विनाइल ग्रुप, यानी विनाइल अल्कोहल होता है। और इतना जो ग्रुप सामने आपको दिखाई दे रहा है, इसको बेटा हम लोग बोलते हैं एलाइल ग्रुप, यानी कि एलाइल अल्कोहल, ठीक है। तो अब ये बताओ, इसमें कौन सा अल्कोहल इस रिएक्शन को लेकर ज्यादा रिएक्टिव होगा, फर्स्ट यानी विनाइल की एलाइल? जल्दी से आंसर दीजिए। कौन सा अल्कोहल ज्यादा क्रियाशील होगा, विनाइल की एलाइल? और कारण भी देना है, जल्दी से आंसर दे, क्विक। ठीक है, तो वही हम बता रहे हैं ना आपको बार बार कि एक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में क्लियर रहना चाहिए कि आपको वो कॉन्सेप्ट अगर कहीं किसी दूसरे क्वेश्चन में लगाना पड़ जाए तो वो कैसे लगाएंगे। ऐसा नहीं कि आपने कहीं कुछ पॉइंट पहले से पढ़ लिया और वही अपना आंसर दे दिया, बाद में कुछ अलग सा क्वेश्चन दे दिया जाए तो उसके बारे में आप सोच ही नहीं पा रहे, ठीक है। कहीं पे पुराने नोट्स मिल गए आपको, या किसी बुक से आपने पढ़ लिया कि हाँ ये भैया ऐसा ऐसा होता है, याद कर लो। तो ये सब चीजें रटने वाली नहीं है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा कि ये चीज रटने वाली नहीं है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ताकि हम क्वेश्चन को अगर चेंज भी कर दें तो आप उसका आंसर दे पाएं। तो देखो, बहुत सिंपल से इसका बेटा आंसर था आपका। फिलहाल जो अल्कोहल ज्यादा रिएक्टिव होगा वो नीचे एल वाला अल्कोहल होगा। क्यों होगा उसको समझिए। जब आप यहां से OH को हटाओगे बेटा, तो इस वाले C के ऊपर चार्ज कैसा आएगा? पॉजिटिव, ठीक है। और जब यहां से आप OH को हटाओगे तो इस वाले C पे क्या आएगा? पॉजिटिव। दोनों ही कार्बोनियम आयन आपको दिख रहे होंगे और ऐसा लग रहा है कि दोनों ही 1 डिग्री के हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप ध्यान देखो तो इस वाले में लग गया है रेजोनेंस, कैसे? प्लस सिंगल डबल। और रेजोनेंस लगने का मतलब ये मोस्ट स्टेबल कार्बोनियम आयन बन गया। और अभी हम बता ही रहे हैं बार बार कि OH के निकलने की हर रिएक्शन में आपको अपना आंसर कार्बोनियम आयन की स्टेबिलिटी से ही देना है। और अगला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट सुन लीजिए, कहीं पर भी यूज आप कर सकते हो कि अगर किसी प्लस वाले कार्बन के साथ तुरंत बाद मतलब डबल बॉन्ड लगा हुआ दिख जाए तो ये सबसे अनस्टेबल कार्बोनियम आयन होता है। प्लस वाले कार्बन में अगर डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ दिख जाए तो दिस इज द मोस्ट अनस्टेबल कार्बोनियम आयन, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसका मतलब इन दोनों में जो फिलहाल होगा वो एल होगा। चलिए खैर, हम लोग इसके बारे में जो 1 डिग्री जो मेन था उसके बारे में लिख लेते हैं। लिख लीजिएगा नोट में, नोट का फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा, इस क्रिया के लिए अल्कोहल की क्रियाशीलता का क्रम, फॉर दिस रिएक्शन द रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ अल्कोहल्स, अल्कोहल की क्रियाशीलता का क्रम कार्बोनियम आयन के स्थायित्व पर निर्भर करता है, डिपेंड्स ऑन
स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, कार्बोनियम आयन के स्थायित्व पर निर्भर करता है। डिपेंड्स ऑन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। तृतीयक कार्बोनियम आयन सर्वाधिक स्थायी होता है। टर्शरी कार्बोकैटायन इज मोस्ट स्टेबल। तृतीयक कार्बोनियम आयन सर्वाधिक स्थायी होता है, इज मोस्ट स्टेबल। अतः तृतीयक एल्कोहल सर्वाधिक क्रियाशील होगा। हेंस टर्शरी एल्कोहल विल बी मोस्ट रिएक्टिव। अतः तृतीयक एल्कोहल सर्वाधिक क्रियाशील होगा तथा क्रियाशीलता का घटता हुआ क्रम एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी विल बी, क्रियाशीलता का घटता हुआ क्रम निम्न होगा। क्रियाशीलता का घटता हुआ क्रम निम्न होगा। ठीक है बेटा, तो ये ऑर्डर आप नोट कर लिए। सबसे पहले 3 डिग्री आएगा, उससे कम 2 डिग्री और सबसे कम 1 डिग्री। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। आज हम इतना ही रख रहे हैं।